फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल के अंदर। ठीक है, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो है आपके पास अर्बन सेटलमेंट। लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर ने जो बात की थी रूरल सेटलमेंट के बारे में बताया था मैंने बताया टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट किस तरह के होते हैं, क्या उनके कारण फंक्शन होते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन ह्यूमन सेटलमेंट की, भारत के अंदर जो बसाव प्रक्रिया है मानव की, उसकी हम बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नगरीय बसाव की, अधिवास की बात कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं अर्बन सेटलमेंट क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट हमारे वो सेटलमेंट होते हैं जो रूरल से डिफरेंट होते हैं, जहाँ पे आपको शहरी नगर इसकी तरह देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, सेटलमेंट में जो गलियाँ होती है बहुत संकरी कंजेस्टेड होती हैं, बहुत शोरगुल होता है, मकान बने हुए होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, उनके अंदर लोग रहते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर लिविंग इन दिस एरिया वो सेकेंडरी एक्टिविटी या टर्शियरी एक्टिविटी से इन्वॉल्व होते हैं या क्वार्टरली पार्टी एक्टिविटी से भी इन्वॉल्व लोग होते हैं। उनका ज़्यादातर मैक्सिमम ये जो अर्बन सेटलमेंट है ऐसे एरिया के अंदर डेवलप होता है जो इंडस्ट्रियल बेल्ट के आसपास के पार्ट्स में दिया हुआ हो या कुछ ऐसे पार्ट्स के अंदर जो क्या इंडस्ट्री से कनेक्टेड होते हैं। ये धीरे धीरे कस्बे को एक नगर का रूप देने की कोशिश करने लग जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शन स्टेट्स के रूप में, बड़े बड़े ओरिजिनल नीड के रूप से। तो ये अर्बन सेटलमेंट जो ज़्यादातर है, अगर प्राचीन समय से देखते हुए आए तो अर्बन सेटलमेंट आपस में क्या बहुत एक प्रत्यक्ष, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दूसरे से डिफरेंट है और इसमें कई फैसिलिटीज़ होती है। रूरल के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है, बहुत ज़्यादा मेच्योर टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ होने के कारण इसको रखा जाता है। अर्बन सेटलमेंट को हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास के आधार पे हम इसको बांटने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर जो नगर ये विकास देखने को मिलता है वो किस तरह से देखने। तो हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स इन द इंडिया। भारत में जो नगरों का विकास हुआ वो कैसे हुआ। तो अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आधुनिक नगरों के जो ये नगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, इनका नगरों का जो विकास होने को मिला है ये यूरोपियन काल से प्राचीन समय से चला हुआ आ रहा था, क्योंकि व्यापारिक केंद्रों के रूप में राजधानी या जो कैपिटल्स होती थी वो बनती थी। तो यूरोपियन काल आते आते 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी के दौरान में कई नगरों का रूप परिवर्तित होता चला गया और वो उनके जो विकास का अवधारणा रही वो किस आधार पर रही उसके हिसाब से उन नगरों को रखा गया। तो पहले जो नगर रखे गए थे वो थे प्राचीन नगर, मतलब एंशिएंट टाउन्स। ठीक है, उद्गम के आधार पर जो उनकी उत्पत्ति थी उनके आधार पर नगर। दूसरे थे मिडिवल टाउन्स। ठीक है, तीसरे हमारे पास मॉडर्न टाउन्स थे। तो एंशिएंट नगर, प्राचीन नगर दिए थे, मिडिवल मध्यकालीन नगर, और मॉडर्न टाउन्स हो गए आधुनिक नगर। इन नगरों के उदय के पीछे उनके जो निर्माण कार्य समय था उस समय बिंदु के आधार पर इनका बंटवारा किया गया। ठीक है, इनको बांटा गया। जो हमारे पास एंशिएंट टाउन आप देख रहे हैं, जो आपके पास आप देख रहे हैं प्राचीन नगर हमारे पास में, ये प्राचीन नगर 2000 साल पुराने हैं। 2000 साल पुराने नगरों में से रखे गए। इनमें उन नगरों को रखा गया जो प्राचीन समय से ही बने हुए नगर थे, जो निश्चित रूप से व्यापारिक केंद्रों के रूप में बनने को आए थे। जैसे अगर देखने की कोशिश करें आप तो पाटलिपुत्र चला गया आपका, इसके अंदर प्रयागराज चला गया आपका, ठीक है, मदुरई होगा, ये प्राचीन नगरों के रूप में थे। और इनका जो उदय हुआ था वो उसी समय के जो राजा थे उन्होंने व्यापारिक केंद्रों के रूप में उन नगरों को बनाया हुआ था और विकसित होते चले गए। ठीक है, जो मिडिवल टाउन्स आप देख रहे हैं, मध्यकालीन नगर आप जो देखने की कोशिश कर रहे हो, ये वर्तमान समय से, वर्तमान जो समय है इससे 100 साल पुराने शहरों के रूप में रखे गए। और इन नगरों का उदय भी विशेष रूप से खास जानने की कोशिश किया है। तो उस समय के कुछ जो बादशाह होते थे उन्होंने इन नगरों को बनाने में सहायता की। जैसे आगरा हो गया आपके पास में, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, नागपुर हो गया। तो इनके प्राचीन रजवाड़े जो थे, राजा लोग होते थे, उन्होंने इन नगरों को बनाने का काम किया। वैसे ही जो यूरोपियन लोग आए उन्होंने क्या किया, आधुनिक नगरों को विकसित करते चले गए और उन नगरों का विकास रूप परिवर्तित, कुछ प्राचीन नगरों का रूप परिवर्तित करके उन्होंने विकास की श्रेणी में रखा। जैसे अगर आप देखने की कोशिश करें, सूरत हो गया आपका, दमन हो गया, गोवा हो गया, पांडिचेरी हो गया, तो ये कुछ नगर थे जो मॉडर्न सिटीज के रूप में डेवलप हुए व्यापार। पर वर्तमान समय के अनुसार अगर हम वर्तमान समय में देखें, जैसे जैसे क्या विकास की अवधारणा बढ़ती चली गई, जैसे जैसे विकास की अवधारणा बढ़ती थी, प्रत्यक्ष रूप से नगरों का भी क्या हुआ, परिवर्तन देखने को मिला। नगरों के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिला। आधुनिक नगरों का विकास औद्योगिक श्रेणी के कारण तेज गति के साथ होने लगा और कई नए नगरों को बन करके आए हमारे पास में, कई नए नगर बन करके हमारे पास आए। उन्होंने क्या किया, विकास की श्रेणी के अंदर अपने कदमों को
को रखा, ठीक है। उनके जन्म होने के जो कारण थे, जो जन्म के फैक्टर थे, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को रखे गए थे जो बड़े शहरों के रूप में विकसित हो जाएं, बड़े नगरों के रूप में विकसित हो जाएं। और ये जो नगर बने ये कार्यात्मक ढंग से भी विकसित हो गए। इनमें कुछ खास नगरों का जो बहुत प्रशासनिक रूप से होने लगा, जैसे अगर दिल्ली को देखने की कोशिश करें आप, चेन्नई को देखने की कोशिश करें, कोलकाता हो गया आपका, तो बड़े बड़े प्रशासनिक नगरों के रूप में उभर के हमारे पास में मिले। तो ये जो प्रशासनिक नगर थे ये बड़े स्थिति के अंतर्गत देखने को मिली। तो इनकी जो स्थिति थी दूसरे नगरों से भिन्न थी, विभिन्न थी, और कुछ खास कारणों से इसको रखा गया था इन नगरों को। विशेष रूप से ये नगर क्या हुए, विशेष रूप से नगर क्या क्रम में बदल कर गया है, और इन नगरों ने कई चीजों को परिवर्तित करके रखा। तो ये नगर विशेष ऐसे नगर हुए जिनका देखने की कोशिश करें तो औद्योगिक रूप से विकास देखने को, विशेष रूप से इनका विकास हुआ। कई क्रमों के अंतर्गत अगर हम देखने की कोशिश करें, ये नगर बड़े प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप्ड होकर के हमारे पास आए, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके हम देखते हैं तो कार्यात्मक नगरों का वर्गीकरण देखने को मिला। भारत के अंतर्गत कार्य के आधार पे भी नगरों को देखे जाने लगा। अब हम देखते हैं कार्यात्मक नगरों को। तो मैं आपको बता रहा था फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन जो अर्बन एरिया के अंदर दिए गए थे कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन क्या होते हैं, किस तरह से उनको किया जाता है, क्योंकि कार्यात्मक रूप से भी नगरों का आवंटन किया जाता है, नगरों को बांटा जाता है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं दीज आर द सम टाउन्स ऑन द अकॉर्डिंग ऑफ देयर फंक्शंस। अपने कार्यों के आधार पे नगरों का बंटवारा किया हुआ है। तो उस प्रकार पे देखिए ये पहला दिया हुआ नगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन प्रशासनिक नगर और शहर और सिटीज, ठीक है। अगर प्रशासनिक नगर और शहर दिए गए उनकी बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है। गैस एंड कंटोनमेंट टाउन्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन, ट्रांसपोर्ट सिटीज, एजुकेशनल टाउन्स, कॉमर्शियल टाउन्स हो गए, टूरिस्ट टाउन्स हो गए, माइनिंग टाउन्स हो गए, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स हो गए। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द टाउन्स, और ये डिवीजन देखने को मिलता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज को, प्रशासनिक नगर और शहरों को समझने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं। प्रशासनिक नगर और शहर जो हमारे पास दे रहे, प्रशासनिक नगर और शहर हमारे पास दे रहे कि वो नगर है जो कैपिटल्स के रूप में डेवलप्ड हो रहे हैं, जो हमारे क्या कैपिटल्स के रूप में डेवलप्ड होकर के हमारे आसपास होते हैं। ये टाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं हमारे पास में। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इनके अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें की रहती है, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया आपके पास में, लखनऊ हो गया आपके पास में, भोपाल हो गया। तो दीज आर द सम मेन टाउन्स, और इन मेन टाउन्स के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरे हमारे पास देखिए गैर्स एंड कंटोनमेंट टाउन्स। गैर्स एंड कंटोनमेंट टाउन्स वो टाउन्स होते हैं हमारे जहाँ पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं या उनके तरह छावनियाँ बनी रहती हैं। जैसे अगर आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे देहरादून को, मेरठ को, अम्बाला को, मेहू हो गया, तो दीज आर द सम टाउन्स जहाँ पे क्या छावनियाँ बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, या सैन्य रूप से एजुकेशन सेंटर के रूप में होते हैं बड़े रूप से, उन्हें कहते हैं हम गैर्स या कंटोनमेंट टाउन्स। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल टाउन, औद्योगिक जो नगर होते हैं जो उद्योगों के रूप से जाने जाते हैं। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं मुरादाबाद की, उसके बाद गुड़गांव की बात कर रहे हो आप, जमशेदपुर की बात कर रहे हैं, राउरकेला हो गया आपका, ऐसे कुछ जगह जहाँ पे बड़े बड़े आपकी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ उनकी लोकेशंस होती है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स पे हम रखते हैं टाउन्स को। ये बड़े शहर हमारे पास है। ट्रांसपोर्ट सिटीज ये आपकी परिवहन नगरों की तरह होती हैं। परिवहन नगर हमारे वो नगर होते हैं जहाँ हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। जैसे मुख्य रूप से अगर आप देखने के लिए कांदला हो गया, मुगल सराय हो गया, रेलवे जिनमें रेलवे जंक्शन के रूप में डेवलप्ड हो रहे हैं, पोर्ट्स होते हैं हमारे, वो सब इसी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिटीज के अंदर आते हैं। उसके एजुकेशन सिटी जो शैक्षिक नगरों की तरह होते हैं, जहाँ शिक्षा के बड़े बड़े स्थान बने हुए होते हैं, जैसे रुड़की हो गया आपका IITs के रूप में डेवलप्ड हो रखा है। ऐसे कई और जगह हैं जहाँ पे क्या एजुकेशनल टाउन्स के रूप में, कॉमर्शियल टाउन वाणिज्य नगर के रूप में, ठीक है। ये हमारे पास वाणिज्य नगर, जैसे सहारनपुर का एग्जाम्पल लीजिए आप, ये एक वाणिज्य नगर का उदाहरण दिया हुआ है। ऐसे कई और होते हैं जहाँ पे क्या हमारे वाणिज्य कार्यक्रम को देखा जाता है। टूरिस्ट टाउन्स, पर्यटक नगर, पर्यटक नगर से आप समझ में होगा ये घूमने की जगह होती है। पर्वतीय क्षेत्र हो गए, कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे विशेष रूप से इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इसके अंदर शिमला हो गया, आपके कुल्लू हो गया,
ठीक है, ये दीज आर द सम टाउन्स, ये टाउन्स इसके अंदर आते हैं। माइनिंग टाउन्स हमारे पास में दिए हुए हैं, खनन क्षेत्र जो हमारे पास शहर होते हैं उन शहरों को उसके अंतर्गत रखा जाता है। ये वो शहर है जहाँ माइनिंग का काम होता है, खनन का काम है। दुर्गापुर हो गया आपके पास में, खेतड़ी हो गया आपके पास में, हजारीबाग हो गया आपके पास, रानीगंज हो गया। तो यहाँ पे कोल माइनिंग, तांबे की माइनिंग या और किसी माइनिंग के सेंटर्स डेवलप होते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, ठीक है, रिलीजियस धार्मिक नगर के रूप में और सांस्कृतिक नगर के रूप में होते हैं। जैसे अगर आप देखने की कोशिश करें, हरिद्वार हो गया आपके पास, काशी हो गया आपके पास में, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मदुरई हो गया आपके पास में, बेंगलुरु। तो तीन ज्यादा सब चेंज जहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलेंगे। रिलीजियस टाउन वो टाउन्स होते हैं जहाँ धार्मिक केंद्रों के रूप में रखा जाता है या सांस्कृतिक नगरों के रूप में भी रखे जाते हैं। तो इन नगरों का एक उदाहरण वहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। सांस्कृतिक रूप से भी होते हैं, कल्चर से जयपुर, ये सब भी कल्चरल हब देखने को मिलते हैं, आस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये एक हमारे पास टाउन का वर्गीकरण है, जो टाउन्स शहरों को देखने की कोशिश करते हैं उनके बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे, फंक्शंस पे। मैं एक बार रिपीट करता हूं, प्रशासनिक नगर, गैर शहर कंटोनमेंट टाउन्स, ये आपके सैन्य छावनी के रूप में होते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन औद्योगिक नगरों के रूप में देखने को मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट सिटीज परिवहन नगरों के रूप में आपके पास में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल टाउन्स, शिक्षित नगरों में जो शैक्षिक नगर होते हैं जहाँ बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बने हुए। नालंदा भी एक समय में क्या था, एजुकेशनल टाउन के रूप में था। कॉमर्शियल टाउन्स, ठीक है, वाणिज्य नगर के रूप में जहाँ वाणिज्य कार्यक्रम होते हैं। टूरिस्ट टाउन्स, पर्यटक नगरों के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। माइनिंग खनन जो आपके पास नगर होते हैं, रिलीजियस धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। तो ये नगर फंक्शनल्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग इन टाउन्स को देखा जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टाउन्स को किस तरह क्लासिफाइड। मैं आपको बताता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पे अगर नगरों का अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो भारत के अंतर्गत 6 श्रेणियों में नगरों को विभाजित किया गया है। 6 जो श्रेणियां उसके अंतर्गत नगरों को रखा जाता है। जो पहली श्रेणी है उसके अंदर हम उन नगरों को रखते हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को देखने की कोशिश करते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार उनकी संख्या जो हमारे पास दी गई है 470 के आसपास, 470 के आसपास नगर पाए जाते हैं जिनकी संख्या इस तरह से है। उसके बाद अगर हम दूसरी श्रेणी को समझने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर उन नगरों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है, पर 90,999 या 99,999 के आसपास जनसंख्या पाई जा रही है, ठीक है। 99,999 के आसपास जनसंख्या पाई जा रही है जिनकी, ठीक है, जनसंख्या है, पर जिनकी संख्या अगर नंबर ऑफ सिटीज को देखने की कोशिश करें तो 428 के आसपास ऐसे शहर हमारे पास पाए जा रहे हैं। अगर हम तीसरी श्रेणी के अंतर्गत नगरों को देखने की कोशिश करते हैं तो तीसरी श्रेणी के अंतर्गत हमारे पास ऐसे क्षेत्रों को चुनाव किया गया जिनकी जनसंख्या, ठीक है, 20,000 से अधिक होनी चाहिए, जिनकी जनसंख्या क्या 20,000 से अधिक होनी चाहिए, पर 39,999 के आसपास आनी चाहिए। 49,999 के आसपास जनसंख्या होनी चाहिए और उनकी संख्या अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 1300 के आसपास में पाई जाती है। चौथी श्रेणी के अंतर्गत उन नगरों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है, जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है, पर 19,999 से कम, 19,999 से कम। उनकी संख्या अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो भारत के अंतर्गत 17,000 के आसपास ऐसे नगर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ और क्षेत्रों को देखने की कोशिश करते हैं जिनके अंतर्गत नगरों का आवंटन देखने को मिल रहा है, जहां पे हमारी चौथी श्रेणी के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम पांचवी श्रेणी को देखने की कोशिश करें, चौथी श्रेणी को देखने की कोशिश करते हैं तो 10,000 से लेकर के और 19,000 के आसपास, 10,000 से लेकर 19,999 के आसपास नगरों को देखने जनसंख्या देखते हैं, उनके अंतर्गत ऐसे प्रदेश पाए जाते हैं। और अगर हम फोर्थ श्रेणी के बाद फिफ्थ श्रेणी को देखते हैं तो वहां पे ज्यादातर नगर हमारे ऐसे हैं जो 5,000 से तो अधिक हैं, जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक है, पर 9,999 से कम पाई जाती है और उनकी संख्या लगातार
वृद्धि की स्थिति के अंतर्गत देखने को मिलती है। उनकी जो संख्या हमारे पास है वो 1700 से भी अधिक होने जा रही है, 1700 से भी अधिक देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारी अंतिम छठी श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं नगर, उनकी संख्या हमारे पास 5,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों को रखा जाता है, 5,000। और इनकी संख्या हमारे पास बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण में पाई जाए 470 के आसपास, 470 के आसपास पाए जाते हैं। तो दीज आर द सम लेवल्स, और इन लेवल के अकॉर्डिंग हमने भारत के अंदर नगरों को बांटा है। पर अगर हम उनके साइज को देखने की कोशिश करते हैं तो अगर आप देखें जहां 1 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जा रही है, जहां 1 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जा रही है, उन्हें शहर कहा जाता है या क्लास 1 टाउन्स के रूप में जाना जाता है। जहां 1 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जा रही है उनको हम शहर यानी सिटीज यानी क्लास 1 टाउन्स के रूप में देखने की कोशिश करें। बट अगर आप देखें जहां 10 लाख से 50,000 के बीच में जनसंख्या पाई जा रही है, जहां 10 लाख से लेकर 50,000 के बीच में जनसंख्या पाई, उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटीज के रूप में देखने को मिलता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के रूप में देखने का। और मेगा सिटीज जहां पे जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक है, तो वहां पे देखने को मिलता है। तो दीज आर द सब डिवीजन, ये छोटे से 3 डिवीजन दिए हुए हैं, उसके अलावा 6 स्टेप्स में 6 चरणों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जो 3 डिवीजन जो हमारे पास दे रखे हैं उनमें क्लास 1 जो हमारे पास होता है उसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वो देखने की कोशिश करते हैं, मेट्रोपॉलिटन से 10 से 50,000 के बीच में जनसंख्या पाई जाती है, और मेगा सिटीज के अंदर मोर देन 50 लाख से ऊपर जनसंख्या पाई जाती है। तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, टाउन्स का ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, उसके अनुसार पे हम लोग देखने का काम करते हैं। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि अर्बन ज्योग्राफी के अगर हम सेटलमेंट को देखने की कोशिश करते हैं तो अर्बन सेटलमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से क्या मिल रहा है, डिवीजन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इन 3 हिसाब से जनसंख्या हो गई, कार्यात्मक धर्म हो गया, विकास हो गया, उद्गम के आधार पे, फंक्शन एवोल्यूशन के आधार पे, विकास के आधार पे नगरों को बांटा जाता है। तो ये छोटा सा दिया, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाता है, आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा प्राचीन नगर है, कौन सा मध्यकालीन नगर है, और कोई 2 ऐसे एग्जांपल पूछ लेता है। कभी कभार नगरों का वो फंक्शनल टाउन्स के रूप में पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से भारत के नगरों को बांटा गया है, ठीक है। तो अगर कोई आपको समस्या आती है, कोई आपको लगता है, तो आप जाके कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको कोई डाउट होता है, यू शुड गो ऑन द कमेंट सेक्शन, वहां पे आप इसको लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप अपने व्यूज मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।